हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है वृषण की अनुप्रस्थ काट। आज हम लोग जो है वृषण, जिसे कि हम लोग नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वृषण होते हैं मनुष्य में, वह वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं और वृषण कोश दोनों पैरों के बीच में जो है एक थैलीनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। दो वृषण होते हैं, ठीक है, एक जोड़ी या दो वृषण होते हैं जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है और इसीलिए वे जो है शरीर से बाहर की ओर स्थित वृषण कोश में पाए जाते हैं। अगर हम लोग एक वृषण के अनुप्रस्थ काट को देखें, ठीक है, हम लोगों ने इसको काटा है और अब इसकी काट को देख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जो है यहाँ पर ऊतक है और ऊतकों के बीच में कुछ गोलाकार भाग है। ये जो गोलाकार भाग है, इनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये गोलाकार भाग जो है कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये वृषण के अंदर की नलिकाएं हैं और ये नलिकाएं जो है, अगर वृषण को अगर हम काट के देखें तो वृषण के अंदर, अगर हम लोग वृषण की, मैं पहले आपको बताऊं कि अगर पहले हम बात करें तो वृषण के चारों ओर जो पूरा वृषण होता है उसके चारों ओर जो है पूरा का पूरा जो वृषण होता है गोलाकार होता है, अंडाकार होता है वृषण। इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग बुलाते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। सबसे बाहर एक झिल्ली होती है जिसे पेरिटोनियम बुलाया जाता है और फिर उस पेरिटोनियम के अंदर इस प्रकार से जो है तंतुमय ऊतकों का एक आवरण होता है। बहुत सारे तंतु होते हैं उसमें, ठीक है। इन तंतुओं को हम लोग बुलाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो सबसे बाहर की है इसे बुलाते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। सबसे बाहर एक झिल्ली होती है जिसे बुलाया जाता है पेरिटोनियम। फिर उसके अंदर जो ऊतकों का आवरण होता है उसे बुलाया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। तो दो चीजें कही हमने कि जो वृषण होते हैं वृषण कोश के अंदर हिस्से होते हैं, संख्या में 2 होते हैं और इनके सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे बुलाते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर एक तंतुमय आवरण होता है जिसे बुलाया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसके अंदर की तरफ जो है बहुत सारे जो है नलिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? नलिकाएं। अब उन नलिकाओं को 400 से 600 लगभग नलिकाएं होती हैं। उनको इस तरह काट देने पर वे इस तरह गोलाकार हम लोगों को मुंह के रूप में दिखाई देती है। अब जो है हम लोग आगे की संरचना पढ़ते हैं। तो वृषण की संरचना में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या कहा कि वृषण जो है वृषण कोश में स्थित होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। अब इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग बुलाते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर बहुत सारे रेशेदार तंतु जैसे ऊतकों के आवरण होता है जिसे बुलाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर जो है वृषण की संरचना को देखें तो फिर बहुत सारी इसमें नलिकाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हम लोग बुलाते हैं शुक्र जनन नलिका या सोमनिफेरस नलिकाएं, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाएं या सोमनिफेरस नलिकाएं। ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के बीच में आप लोगों को बहुत सारा दिख रहा होगा। तो इन नलिकाओं के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये नलिकाएं इस तरह से होती है। फिर इनके चारों ओर जो है संयोजी ऊतक होते हैं। वो संयोजी ऊतक जो है इस तरह से ढेर सारे संयोजी ऊतक इनको घेरे रहते हैं। ये जो है इन ऊतकों को हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक। इसके अलावा इनके बाहर की तरफ जो है रक्त कोशिकाएं, जो कि इनमें रक्त लेकर आती हैं, वे रक्त कोशिकाएं स्थित होती हैं। यहाँ पे दिख रही है ये रक्त कोशिकाएं हैं, ये सभी रक्त कोशिकाएं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, रक्त कोशिकाएं, और साथ ही साथ जो है बीच बीच में कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। वे कोशिकाएं जो कि इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम लोग अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। ये नाम भी हम लोगों को जो है अच्छे से याद रखना है। इन कोशिकाओं को हम लोग अंतराली या लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि वृषण की संरचना में जो आंतरिक संरचना है उसमें बहुत सी नलिकाएं दिखाई देती हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीचों बीच में जो है इन शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य में अंतराली कोशिकाएं
रक्त केशिकाएं तथा साथ ही साथ संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ये चारों ओर संयोजी ऊतक, गोलाकार जो है अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं, और साथ साथ रक्त केशिकाएं भी पाई जाती हैं। फिर अब हम लोग शुक्र जनन नलिका के बारे में बताते हैं। जो हमारी जो शुक्र जनन नलिका है, इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका या सोमनीफेरस नलिका, इस नाम को हमें अच्छे से याद रखना है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में शुक्र जनन नलिका या सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, ये है हमारी सोमनीफेरस नलिका। सोमनीफेरस नलिका की संरचना को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटे से भाग को, ऐसे एक छोटे से भाग को काटकर यहाँ पे एनलार्ज किया है। आप लोग माने कि ये पूरी तरह से गोल होता है। ठीक है, ये इस तरह से पूरा चल के गोल होता है। तो क्या होता है, शुक्र जनन नलिका में जो सबसे बाहर का स्तर होता है, सबसे बाहर स्तर, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला स्तर, ये इस सबसे बाहर वाले स्तर को हम लोग कहते हैं जनन उपकला। ये जो सबसे बाहर वाला स्तर होता है ये कहलाता है जनन उपकला। इस जनन उपकला के अंदर की ओर जो है क्या होता है, जनन उपकला के अंदर की ओर देखें तो कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये दिख रही है, ये बड़ी सी कोशिका, जैसे ये बड़ी कोशिकाएं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है हम लोगों को ये बड़ी कोशिकाएं। तो जो शुक्र जनन नलिका होती है उसका सबसे बाहरी स्तर कहलाता है जनन उपकला। इस जनन उपकला के अंदर कुछ बड़ी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सरटोली कोशिकाएं। ये नाम हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। उन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं सरटोली की कोशिकाएं। ये हैं जो है ये जो बड़ी कोशिका है ये कहलाती है सरटोली कोशिका, और यही शुक्राणुओं का जो है पोषण करती है। आगे जाके जो है उनको भोजन प्रदान करते हैं, शुक्राणु इसी से पोषण प्राप्त करते हैं। अब सरटोली कोशिका की बात करें हम लोग तो ढेर सारी कोशिकाएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं इसके अंदर। तो ये कोशिकाएं क्या हैं? ये कोशिकाएं हैं जनन जो उपकला होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। यह प्राथमिक जनन कोशिका आगे चलकर स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करती है। ये स्पर्मेटोगोनियम कोशिका, फिर स्पर्मेटोगोनियम से कोशिका से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से बनती है स्पर्मेटिड, और फिर उस स्पर्मेटिड से बनता है शुक्राणु। ये सभी अवस्थाएं हम लोग शुक्राणु जनन में देख चुके हैं। तो प्राथमिक जनन कोशिका निर्माण किसका करती है? स्पर्मेटोगोनियम का। स्पर्मेटोगोनियम से बनता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और उससे बनती है स्पर्मेटिड, और उस स्पर्मेटिड से जो है विभिन्न प्रकार जो है हमारे जो शुक्राणु होते हैं बहुत सारे, उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही लिखा है कि इसके अंदर जो है ये जो है सरटोली कोशिकाएं होंगी, और इनके बीच में जो है शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं में कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्राणु जनन में जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में ये कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं, और फिर अंत में जो बीचों बीच में जो है वो परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इन शुक्राणुओं के जो सिर होते हैं वो सरटोली कोशिका के पास स्थित होते हैं, और यहीं से सरटोली कोशिका से ही ये पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं। याद रखना है आप लोगों को, डायग्राम जो है वृषण की संरचना का या अनुप्रस्थ काट का ज्यादातर आप लोगों से डायग्राम भी पूछा जाता है। ठीक है, और हमें जो है अपनी कॉपी में डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम आपको यहीं से बनाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखें। अंदर की संरचना मैंने आप लोगों को एक इनलार्ज करके दिखाई है कि कैसे बनाना है, इसी को गोल कर देना है, और इन नलिकाओं का निर्माण हम लोगों को करना है। एक बार फिर से बताता हूँ कि वृषण की अगर अनुप्रस्थ काट को हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं हम लोगों को दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं को हम लोग शुक्र जनन नलिका या सोमनीफेरस नलिकाएं कहते हैं। इन्हीं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन नलिकाओं का जो सबसे बाहरी स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर, उसे हम लोग कहते हैं जनन उपकला। ठीक है, इन जनन उपकला के अंदर कुछ बड़ी कोशिकाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम लोग बुलाते हैं सरटोली कोशिकाएं। ये वाली जो बड़ी कोशिकाएं हैं इन्हें बुलाया जाता है सरटोली कोशिकाएं, और यही शुक्राणुओं का पोषण भी करती हैं। ठीक है, इन सरटोली कोशिकाओं के बीच में जो है जो जनन उपकला होती है उससे कई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्था में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह कनेक्ट करना एक के बाद एक के बाद एक कोशिकाएं, और अंत में जो है उन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी नलिका की। अब नलिका के बाहर बीचों बीच में भी जो है बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि नलिकाओं की जो शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के बीच में संयोजी ऊतक, ये हमारे संयोजी ऊतक जो रेशेदार है, ये है संयोजी ऊतक। तो इन नलिकाओं के मध्य में संयोजी ऊतक के अलावा रक्त केशिकाएं,
और साथ ही साथ अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं भी पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बार फिर से डायग्राम जो है मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है हम लोगों ने नलिकाओं को बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से सिंपली आप लोग नलिकाएं बना सकते हैं और ये इसकी इनलार्ज संरचनाएं देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और डायग्राम आप लोगों को बना के इसको तैयार करना है। क्वेश्चन में हम लोगों से ज़्यादातर इसके लिए केवल डायग्राम को ही पूछा जाता है।